नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आलोक कौशिक आज आप लोगों के लिए यूपी टेट का एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। साथियों, ये जूनियर लेवल का मॉडल पेपर है और सामाजिक विज्ञान वर्ग का है। साथियों, इस मॉडल पेपर के मैं सिर्फ 150 प्रश्नों को हल करूँगा। इस मॉडल पेपर के जो इंग्लिश के 30 प्रश्न हैं, इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर हम। तो पार्ट 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। साथियों, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। विकास आंतरिक होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, इसका सटीक मापन असंभव है और आखिरी ऑप्शन विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो साथियों, इसका जो सही ऑप्शन इसमें आपका होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। क्योंकि साथियों, ये गलत इसलिए है क्योंकि विकास के सिद्धांत में विकास में बताया गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसीलिए पहले का डी ऑप्शन गलत हो, डी ऑप्शन आपका सही होगा। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है। चलते हैं साथियों दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। साथियों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको, जिसमें आपको स्टेटमेंट देगा, किसका स्टेटमेंट है ये बताना होगा। ऐसे 1-2 सवाल आपके यूपी टेट के लगभग हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद करना होगा। तो आते हैं प्रश्न पर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन था BF स्किनर का। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर का। तीसरा सवाल है साथियों, संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है। तो साथियों, तूफान एवं परेशानी का काल आप सबको पता होगा किशोरावस्था को कहा जाता है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। बच्चा इसमें बहुत विद्रोही स्वभाव का होता है, उसे अपने जो उससे बड़े या उससे छोटे उससे जो भी चीज़ बताते हैं वो उसको गलत ही लगती है, इसीलिए इसको तूफान एवं परेशानी का काल कहा जाता है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं। तो साथियों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका होगा सी, शैशवावस्था। हालांकि जो शोध बताते हैं वो ये कहते हैं कि बालिकाएं भाषा विकास में तो बालकों से लगभग हर अवस्था में आगे होती हैं, लेकिन जो स्पष्ट अंतर मिलता है वो शैशवावस्था में ही मिलता है। इसलिए सही ऑप्शन चौथे का सी होगा, शैशवावस्था। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। 5वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो साथियों, ये कहलाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। 5वें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, जिसमें आपका माता पिता के जो उनके जो गुण हैं, हो सकता है कि वो बच्चों पे समान गुण ना आए। माता पिता के गुण अगर अच्छे हैं, तेज़ बुद्धि वाले, तो हो सकता है उनका जो बच्चा है उसका बौद्धिक स्तर उनके माता पिता के बराबर ना हो, या उनके माता पिता के बौद्धिक स्तर से ज़्यादा हो। तमाम चीज़ें आती हैं। इस जो विपरीत गुण वाली संतानें, ये सिद्धांत होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, 6ठे का जो सही उत्तर है वो है पाठ्यक्रम, क्योंकि विद्यालय की जो सारी चीज़ें होती हैं वो पाठ्यक्रम आधारित ही होती हैं। इसीलिए जो सबसे अधिक प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा वो पाठ्यक्रम का ही पड़ेगा। चलिए साथियों, अगला सवाल है 7वां, अंतर्दृष्टि कैसे आती है। तो साथियों, अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट साथियों अचानक से आती है, आकस्मिक आती है। हम किसी चीज़, कोई समस्या हमारे सामने होती है या कोई दृश्य हमारे सामने होता है, अचानक से उस समस्या का समाधान या उस दृश्य के बारे में कोई जानकारी हमारे दिमाग में अचानक से आ जाती है, उसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट। तो 7वें का जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, आकस्मिक। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। अभिप्रेरणा, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट। तो साथियों, सीखने पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का पड़ता है।
लड़का अगर मोटिवेटेड है तो बाकी तीनों चीज़ें जो ऑप्शन की हैं वो अगर थोड़ी कम भी अच्छी होंगी तब भी वो अच्छे से सीखेगा। और लड़के के अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो उसे आप कुछ भी करा दीजिए, वो सीखेगा नहीं, वो हमेशा समस्यात्मक बालक बना रहेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? सीखने के नियम बताएंगे, नवीन उदाहरण देंगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे या नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे? तो साथियों, नई पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानते हैं। हमें ये तो पता चले कि बच्चे को पहले से कितना आ रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम अपनी जो पाठ्य वस्तु है उसको प्रस्तुतिकरण या उसका समझाने का तरीका हम उसके पूर्व ज्ञान के स्तर के हिसाब से ही रखेंगे। ये सारे प्रश्न जो साथियों हैं, 8वां सवाल या 9वां सवाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे सवाल हैं कि जो आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे हल कर सकते हैं। थ्योरी की ज़रूरत इसमें बहुत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ प्रश्न को समझिए, उसके ऑप्शंस को समझिए, आप बिना थ्योरी की जानकारी के भी इन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10वां आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम नहीं आती है? व्यक्तिगत शिक्षण 1-to-1 टीचिंग में कौन सी विधि काम नहीं आएगी? तो साथियों, जो 10वें का सही ऑप्शन है वो है सामूहिक शिक्षण पद्धति, ऑप्शन ए। जब बात हम व्यक्तिगत शिक्षण की कर रहे हैं कि 1-to-1 एक टीचर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे, तो उसमें सामूहिक शिक्षण पद्धति का कोई प्रयोग नहीं हो सकता, कोई काम उसमें नहीं आएगी। चलते साथियों अगले प्रश्न पर। 11वां सवाल आपसे कह रहा है कि पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, 7 वर्ष से 11 वर्ष। साथियों, जब मूर्त वस्तुओं और घटनाओं पर तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, जो मूर्त संक्रियाओं का स्तर पियाजे के हिसाब से है, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो मूर्त वस्तुएं हैं जो उनके सामने हैं या जो उनके सामने घटनाएं हो रही हैं उस पर वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। तो ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ये देखा जाता है मूर्त संक्रियाओं का स्तर, इसी को कहते हैं। बढ़ते साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि आप कक्षा 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करें तो आप क्या करेंगे? उन्हें भाषण देंगे, उन्हें दंड देंगे, उनकी गलती बताएंगे, उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे? तो साथियों, जैसा हम आप सब जानते हैं कि समस्या जब भी हो तो पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, तब उस समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसीलिए जो बच्चे असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, पहले हम अगर उसका कारण जान लेंगे तभी हम उनका निस्तारण कर पाएंगे। इसलिए 12वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो पिछले 3-4 प्रश्न में देखा होगा आपने कि पियाजे की मूर्त संक्रियाओं, 11वां सवाल जो है पियाजे की मूर्त संक्रियाओं वाला, इसके अलावा लगभग सारे प्रश्न ऐसे थे जो आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे हल कर ले जाएंगे। साथियों, 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें विशेषता है जो पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? तनावग्रस्त होना, कक्षा समायोजन में सफलता, रुचि की कमी, अमूर्त चिंतन करना। तो साथियों, इसमें जो अमूर्त चिंतन करना है ये पिछड़े बालक की विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि अमूर्त चिंतन के लिए ठोस और मूर्त अनुभवों, जो हमारे जो सेंसुअल अनुभव होंगे, जो हमारे सेंसेस से हमको मिलेंगे, जो हमारे सामने वाले अनुभव होंगे, जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, उन अनुभवों से जब सीखते हैं उसके बेसिस पे हम अमूर्त चिंतन करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। जबकि पिछड़े बालक जो होते हैं वो तनावग्रस्त होते हैं, वो कक्षा में जुड़ने में उनको कठिनाई होती है, उनका रुचि स्तर भी कम होता है। ये ABC ऑप्शन उसकी विशेषता है पिछड़े बालक की, लेकिन अमूर्त चिंतन पिछड़े बालक की विशेषता नहीं होगी। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 14वां सवाल आपसे कह रहा है कि सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? तो साथियों, 14वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। आप क्रिएटिविटी तब कब होगी जब आप लीक से हटकर कोई काम कर रहे होंगे, आप कोई नई चीज़ें, नए प्रतिमान गढ़ रहे होंगे, तभी आप क्रिएटिव होंगे। तो 14वें का सही ऑप्शन है बी, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। तो ये दोनों सवाल भी साथियों लगभग इतने हैं कि आपने अगर एक पेपर क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, तो आप इसको हल कर ले जाएंगे, सही हल कर ले जाएंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां सवाल आपसे कह रहा है कि जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो साथियों, इस स्थिति को कहते हैं कुपोषण। बहुत बेसिक सा सवाल है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 16वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अपराधी बालक होता है
जो बालक असामाजिक कार्य करता है, जो नए विचारों का प्रतिपादन करता है, बिल्कुल नहीं, वो अपराधी नहीं हो सकता, वो क्रिएटिव होगा। सी, जो सामान्य बालकों से शीघ्र कार्य संपन्न करे, वो तीव्र बुद्धि वाला होगा, वो भी अपराधी नहीं होगा। जो अन्य बालकों से अलग रहता हो, वो अंतर्मुखी हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो बालक असामाजिक कार्य करता है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। जो अपने स्टैंडर्ड से नीचे वाले स्टैंडर्ड का भी काम करने में सक्षम नहीं है। यह कथन किसका है? देखिए, कथन के ऊपर दूसरा सवाल भी आपके पास आ चुका है। सबसे पहला सवाल भी आपका कथन पे था, दूसरा सवाल भी आपका स्टेटमेंट पे है। 17वें का जो साथियों सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सिरिल बर्ट का कथन था ये कि जो भी पिछड़ा बालक है वो अपने स्टैंडर्ड के नीचे वाले स्टैंडर्ड का भी काम करने में सक्षम नहीं होता है। बढ़ते साथियों 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये एसएलडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेशल लर्निंग डिजीज़ एस्लेक्सिया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, गणना संबंधी अक्षमता। साथियों जो एलेक्सिया है, ये साथियों इसको शब्द अंधापन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को लिखे शब्दों को पहचानने व समझने में कठिनाई होती है। इसलिए 18वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, पढ़ने की अक्षमता। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि वुडवर्थ प्रतिपादक हैं। वुडवर्थ ने इसमें से किस सिद्धांत को दिया था? 4 सिद्धांत आपके दिए हैं, एसओआर कारक, समयबद्धता का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत और बारंबारता के नियम। तो साथियों जो एसओआर सिद्धांत था वो दिया था वुडवर्थ ने। एसओआर यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। जब उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया के बीच में जीव की भूमिका को निर्धारित किया था इनके सिद्धांत ने। एसओआर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जब ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होगा, जीव का क्या रोल होगा, उसके ऊपर ये सिद्धांत था। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है? तो साथियों 1986 में आई शिक्षा नीति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई थी। तो 20वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। 21वां सवाल आपसे कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। तो ये तो प्रश्न में ही इसका उत्तर है, इसके लिए भी आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाल केंद्रित, बालक केंद्र पे होगा। तो 21वें का सही ऑप्शन सी, बालक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग कौन सा है? बुद्धि, अनुकरण, रुचि या अनुशासन? तो साथियों 22वें का सही उत्तर है ए, बुद्धि। आप सोचेंगे कब? जब बुद्धि होगी, जनरल सी बात है। क्योंकि बुद्धि क्या होती है? तर्क करने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने में बुद्धि का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप जब सोचेंगे तो आप तर्क भी करेंगे, कोई किसी प्रॉब्लम के ऊपर सोचेंगे या उस किसी समस्या के ऊपर आप डिसीजन लेंगे कि भैया करना क्या है। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? बुद्धि का। बिना बुद्धि के आप सोच ही नहीं सकते, सिंपल सी बात। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न आपसे कह रहा है समावेशी शिक्षा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो साथियों ये इसमें अमेरिका ऑप्शन में है, तो आप अमेरिका को लगा देंगे। हालांकि समावेशी शिक्षा की शुरुआत 1950 में हुई थी। ये यूएसए और नॉर्डिक कंट्रीज़ में हुई थी। मतलब इन नॉर्डिक कंट्रीज़ यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीनलैंड ये वाली और यूएसए, इन जगहों पे एक साथ शुरू हुई थी ये। एक साथ का मतलब लगभग सेम टाइम पे। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन में अमेरिका है तो आप अमेरिका लगा देंगे। और अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिलता है यूएसए और नॉर्डिक कंट्रीज़ तो आप यूएसए और नॉर्डिक कंट्रीज़ को ही लगाएंगे। अगर अमेरिका नहीं है, नॉर्डिक कंट्रीज़ दिया है तो आप नॉर्डिक कंट्रीज़ पे लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कहलाता है। चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वो कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि परसेप्चुअल थिंकिंग। साथियों जो मूर्त चिंतन होता है, लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मूर्त चिंतन में और प्रत्यक्षात्मक चिंतन में, क्योंकि मूर्त चिंतन भी मोर और लेस इसी लाइन पे होता है कि अपने चारों ओर जो चीज़ें उसको दिखती हैं, जो मूर्त चीज़ें हैं
उन पे वो चिंतन करता है। हालांकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और क्योंकि प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है वो इंद्रिय आधारित होता है, परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, और मूर्त चिंतन जो होता है वो ठोस वस्तुओं, क्रियाओं और वास्तविक अनुभवों पर आधारित होता है। मतलब जो सामने हमें चीज़ें दिखी, जो भी हमारे सामने कोई वस्तु पड़ी है या कोई घटना हो रही है, पहली बात तो हम उस घटना को देख के ही चिंतन कर लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि क्यों हुई, क्या हुआ, ये हुआ। और उसके बाद जब मूर्त चिंतन उसका करेंगे तो हमने वो तो सामने किया, फिर हम घर आए, वापस हमने सोचा कि यार वहाँ पे ये घटना हुई थी, उसके उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के रीज़न, उसके इफ़ेक्ट के बारे में सोचेंगे, तो ये होगा मूर्त चिंतन, कि हमने उसको देखा, अब वो हमारे सामने नहीं है, अब हम उसका चिंतन कर रहे हैं, तो ये मूर्त चिंतन हुआ। वो हमारे जस्ट सामने है, उसी समय हम उस पर चिंतन कर रहे हैं, ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन हुआ। तो 24वें का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। 25वां सवाल बहुत आसान सा है। पियाजे थे, आप सबको पता है पियाजे क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि हमने बाल मनोविज्ञान में पियाजे का नाम सुना है बार बार, तो मनोवैज्ञानिक ही होंगे। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 26वां सवाल आपसे पूछ रहा है, विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। तो साथियों, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि सबसे जटिल अवस्था, सबसे कठिन अवस्था, हर चीज़ में कुछ भी आपका ऑप्शन हो, 99% टाइम वो होगी किशोरावस्था, क्योंकि इसी समय बच्चे बहुत विद्रोही स्वभाव के होते हैं, इन्हें कुछ बताइए मानेंगे नहीं, अपने मन की करेंगे, तो इसी को सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है हर क्षेत्र में। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 27वां सवाल आपसे कह रहा है कि स्किनर ने अधिगम के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वह है, ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित। तो हम सबको पता है साथियों, स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, जिसमें पुनर्बलन और दंड के द्वारा व्यवहार को नियंत्रित करने के बारे में बताया था। जो आपका प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत था, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। आत्मीकरण का सिद्धांत आपका कोहलर ने दिया था, और क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। तो 27वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। बढ़ते साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। 28वां सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है। 28वां सवाल आपसे कह रहा है कि किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किए हैं। तो साथियों हम सबको पता है पावलोव ने किस पे प्रयोग किए थे, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पावलोव ने साथियों क्लासिकल कंडीशनिंग का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 29वां सवाल आपसे कह रहा है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस को किया जाता है। इन्होंने अधिगम और स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, इसलिए एबिंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 29वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, एबिंगहॉस। बढ़ते साथियों बाल मनोविज्ञान के अगले प्रश्न की तरफ, आखिरी प्रश्न की तरफ। व्यापक कक्षा शिक्षण संबंधित है। 30वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यापक कक्षा शिक्षण किससे संबंधित है। तो साथियों, व्यापक कक्षा शिक्षण कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से जब अधिक छात्र आपके पास हो जाएं, तब आप कैसे शिक्षण करेंगे, तब आप कैसे पढ़ाएंगे, उससे संबंधित होता है। तो 30वें का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। तो आपका CDP का पार्ट पूरा हुआ। अब बढ़ते साथियों हम हिंदी की तरफ। हिंदी का पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि अमी का तत्सम रूप क्या है। तो साथियों, अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। 31वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, अमृत। 32वां सवाल आपसे पुल्लिंग शब्द के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो बुढ़ापा आता है, जड़ता होती है, घटना घटती है, दया दिखाई जाती है, इसलिए 32वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। 33वां है साथियों, सवाल आपसे पूछ रहा है संधि से कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम सबको पता है साथियों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 33वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, 5। 34वां सवाल साथियों आपसे पूछ रहा है कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है, इस वाक्य में शुद्धि क्या है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो मेरे को है, इसी में गड़बड़ी है, ये सर्वनाम की गलती है। यहाँ पे मेरे को की जगह मुझे होना चाहिए था, मुझे बाजार जाना है। चलिए, तो 34वें का सही उत्तर है डी, सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है।
कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो साथियों जो बरखुरदार है वो उस जब वो अपने बेटे के लिए या अपने शिष्यों के लिए प्रयोग होता है तो बरखुरदार नहीं होगा। अपस्मार यानी कि मिर्गी, स्तुति यानी कि किसी की प्रशंसा करना, किसी का गुणगान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 35वें का ए, निंदा पर्यायवाची है कुत्सा का। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 36वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चल बसना यानी कि मृत्यु होना। 36वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, मृत्यु होना। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 37वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो 37वें में साथियों जो इसमें अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कब होता है, जब दो अलग अलग भावों के वाक्य दिए हों और उसमें से एक वाक्य जो है वो दूसरी वाक्य की सत्यता का प्रमाण हो। जैसे यहाँ पे कि क्या किसी और पर प्रेम नारियाँ किसी और अगर पति किसी और से प्रेम करे तो क्या ये नारियाँ सह सकती हैं। ठीक वैसे ही ये नहीं सह सकती जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो 37वें का सही उत्तर है ए, दृष्टांत अलंकार। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 38वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द आपका दिया है आश्रम। तो साथियों आश्रम वो जगह है जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, और ये जो विहार है, विहार वो जगह हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। जो बौद्ध विहार बने हैं कई आपके, तो वो बौद्ध भिक्षुओं की रहने की जगह है या जहाँ पे धर्म प्रचारक लोग रहते हैं उसको विहार कहते हैं। बाकी इमारत मतलब बिल्डिंग, मकान मतलब घर, भवन मतलब घर। आश्रम का सही उत्तर हो जाएगा, आश्रम का सही पर्याय समानार्थी होगा विहार। 38वें का सही उत्तर डी, विहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन यानी कि ये अर्जन मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ की कामना करना या किसी चीज़ का संचय करना। जब उसको किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, बचा बचा के उसको रखते हैं, वो होता है अर्जन करना। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा व्ययन, व्यय करना, खर्च करना। तो 39वें का सही उत्तर है बी, व्ययन। अर्जित जो है वो आपका अर्जन का लगभग समानार्थी हो जाएगा। अनर्थ यानी कि जिसका अर्थ ही खराब हो गया हो। अमृत मतलब अमृत। तो 39वें का सही उत्तर है बी, व्ययन। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम से एक युग्म गलत है। आपको एक शब्द दिया है और उसका समास दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे 40वें का पहला ऑप्शन उपकृष्णम तत्पुरुष, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उपकृष्णम में साथियों अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, उपकृष्णम जब किसी शब्द का हम विग्रह करेंगे तो जो उसका पूर्व पद है अगर वो अव्यय है तो वो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। उपकृष्णम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उपधन कृष्णम। पहला पूर्व पद है आपका उप जो है वो अव्यय होता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो 40वें का सही ऑप्शन है ए, उपकृष्णम और तत्पुरुष की जोड़ी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 41वां आपसे पूछ रहा है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द किसी जो दिए गए 4 ऑप्शन है, कौन सा एक शब्द जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त होगा। अजेय, अज्ञेय, अपराजेय, दुर्जेय। तो साथियों 41वें का सही उत्तर हो जाएगा अजेय, जिसे जीता न जा सके। अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके, अपराजेय मतलब जिसे हराया ना जा सके, दुर्जेय मतलब जिसे जीतना बहुत दुष्कर कार्य हो, बहुत कठिन काम हो। तो 41वें का सही उत्तर है ए, अजेय। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 42वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो साथियों अन्वय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुधन अय। अनुधन अय। 42वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुधन अय। यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आपसे कह रहा है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों अनुकरण का सिद्धांत। सीधा सीधा सवाल है, आप प्रश्न पढ़ेंगे, आप ऑप्शन पढ़ेंगे, सीधा सीधा लगा देंगे, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं इसमें।
चलिए 43वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुकरण का सिद्धांत। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 44वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। जो हिंदी भाषा की व्याकरण की जानकारी है वो बारीकियों की समझ में ही आ जाएगा। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी है, ये भी आपकी बारीकियों की समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ जब हम इसका प्रयोग जानेंगे तभी हम आकलन करने के योग्य होंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 45वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, निजवाचक, भाववाचक। तो साथियों हम सबको पता है निजवाचक सर्वनाम होता है, भाव संज्ञा नहीं। इसलिए 45वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, जो कि एक सर्वनाम होता है, संज्ञा का भेद नहीं है ये। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 46वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो सही उत्तर आपको पता ही होगा, समझ में भी आ गया होगा, यह। 46वें का सही उत्तर है ए, यह। 47वां सवाल आपसे साथियों पूछ रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास बहुत फेमस रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चलिए तो 47वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये गार्सा द लासी के द्वारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। 48वें का सी। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्या पता आ जाए तो गलत ना हो आपसे। पढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। तो साथियों पिछले जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था, पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न आया हुआ था इसी का। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो 49वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुस्वार एवं विसर्ग। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 50वां आपसे पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। बहुत आसान सवाल है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो भी व्यंजन है उसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए 50वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वर। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। फिर से भयभीत, निर्भीक, भीरु व भय। तो साथियों 51वें का जो सही उत्तर है वो है डी, भय। ये विशेषण नहीं है। भय क्या है? भय एक भावना है, एक फीलिंग है। तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। 51वें का सही उत्तर हुआ डी, भय। अब साथियों जब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है? तो साथियों सात्विक अनुभवों की संख्या होती है 8। सात्विक अनुभव जो है वो रस से संबंधित है। रस शास्त्र में 8 सात्विक अनुभवों के बारे में बताया गया है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु यानी कि कंप, और वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। रसशास्त्र सात्विक अनुभव जो होते हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे होते हैं कि किसी चीज़ को देखकर हमारे अंदर कौन कौन से इमोशंस आते हैं, क्या इमोशन आते हैं, वही हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। और रस हमारा उसी पर डिपेंड करता है। जो भी पद्य को पढ़कर जो भी हमारे अंदर भावना आए वही भावना हमारी रस हो जाती है। तो सात्विक अनुभवों की संख्या हमारे रसशास्त्र के हिसाब से है 8। 52वें का सही उत्तर हो गया बी। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। 53वां सवाल आपसे कह रहा है भारत के सम भारत है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत है यानी कि भारत के समान भारत है। तो साथियों इसमें है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार तब होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी चीज़ के जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो इतनी यूनिक हो कि उसके लिए, उसकी यूनिकनेस या उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल ही ना हो। उसका यूनिकनेस इतनी हो कि जब हम उसके बारे में डिस्कस करें तो उसके लिए एग्जाम्पल में
सेम वस्तु के अलावा, सेम चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास ना हो। तो भारत को बताने के लिए भारत कैसा है, भारत जैसा है। इतना यूनिक है क्योंकि दूसरी चीज़ से हम इसकी तुलना ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जो अलंकार होगा वो आपका होगा अनन्वय अलंकार। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 54वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो साथियों क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। संस्कृत में भी आप पढ़ते होंगे धातु रूप होते हैं, क्रियाओं का जो रूप बढ़ाते हैं तो उसमें क्रिया को रूप, क्रिया का जो मूल रूप है वो होती है धातु। उसी का संस्कृत में हम लट लकार लोट लकार वाले रूप बनाते हैं। चलिए, तो 54 का सही उत्तर हो गया ए, धातु। 55वां सवाल आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा बी, करण कारक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, उसके लिए निर्देश है कि 55 से 60 तक आपको, 55 से 60 सवाल तक आपको इस जो आपको पैराग्राफ दिया है उस गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर हमको देना है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एक बार इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। बढ़ते साथियों सवालों की तरफ। 56वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो साथियों आप जब पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। उच्च साहित्य की भावभूमि होती है जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। 56वें का सही उत्तर हो गया डी, जहाँ पे व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साहित्य को क्या माना गया है। तो साथियों साहित्य को इस पैसेज में, इस गद्यांश में माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ। तो 57वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। 58वां सवाल साथियों आपसे पूछ रहा है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो साथियों ये जब आप पढ़ेंगे पैसेज तो उसके हिसाब से भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो पैसेज के अनुसार उच्च स्तर के क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से होते हैं। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 60वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो साथियों हिंदी में आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। तो इसी तरीके से आपके हिंदी भाग के भी 30 प्रश्न हल हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसको मैं इस वीडियो में नहीं सॉल्व करूंगा। इंग्लिश के पार्ट की मैं अलग से वीडियो आपको बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करके रखिए जिससे हमारी वीडियोस जैसे आए तुरंत आपको पता चल जाए। मैं इस मॉडल पेपर के इंग्लिश वाले पार्ट का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा जिनको भी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करना है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा संस्कृत का। पहला प्रश्न आपका 61वां आपसे पूछ रहा है कि अर्थों ही कन्या परकीय एवं इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते। ये सूक्ति कहाँ से आप मिलती है, कहाँ प्राप्त होती है। तो साथियों ये सूक्ति कालिदास द्वारा रचित है, अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। अर्थों ही कन्या परकीय एवं, ठीक है। तो 61वें का सही उत्तर हो गया डी, अभिज्ञान शाकुंतले। 62वां सवाल, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं विद्या ददाति विनयम। तो 62वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। बहुत सुभाषितानी का बहुत बढ़िया श्लोक था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 63वां सवाल हमसे पूछ रहा है, खंडान्वय विधि मूलतः किस शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। खंडान्वय विधि मूलतः किस शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। तो साथियों यह आपकी व्याकरण शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। 63वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण शास्त्र। कविता पढ़ाने की खंडान्वय जो है कविता पढ़ाने की विधि है। इसमें कविता को शब्द खंडों में तोड़कर उनकी व्याकरणी जो उनका व्याकरण का स्ट्रक्चर है और उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश की जाती है खंडान्वय विधि में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 64वां सवाल है,
व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्याकरण शब्द में साथियों ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट। तो 64वें का सही उत्तर हो गया बी, ल्युट। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 65वां। एक शिक्षिका पाठ का संपूर्ण सारांश बताने के बाद उसके एक अंश का अध्ययन करवाती है। यह संपूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आती है? तो साथियों ये पाठ योजना के अंतर्गत आती है। जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे पाठ की रूपरेखा बताएंगे, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है पाठ योजना में, जिसमें हम संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं। पहले संपूर्ण करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंशों को एक्सप्लेन करेंगे। 65वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, पाठ योजना। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 66वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि मृक्ष कटिकम में विदूषक का क्या नाम है? मृक्ष कटिकम में विदूषक का क्या नाम है? तो साथियों मृक्ष कटिकम में विदूषक का नाम था मैत्रेय। 66वें का सही उत्तर है ए, मैत्रेय। अगला प्रश्न है साथियों 67वां। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का क्या स्थान है? तो साथियों जो त्रिभाषा सूत्र है ये एनईपी 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात हुई है। इसमें जो है संस्कृत जो है वैकल्पिक है। इसमें संस्कृत का जो स्थान है वो वैकल्पिक स्थान है, आप ऑप्शनल है। इसमें एक आपकी जो 3 भाषाएं होंगी उसमें से एक तो आपकी मदर टंग होगी, दूसरी उस राज्य की जो राजभाषा होगी, तीसरी जो भी आप एक लैंग्वेज यूज़ कर लें। तो उसमें आपका संस्कृत जो है वो वैकल्पिक स्थान में आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 68वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि तमह शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों तम मतलब होता है अंधेरा, ठीक। तो जो पहला ऑप्शन है अंधकार, वो तम का पर्यायवाची होगा। रजनी यानी कि रात, निशा यानी कि रात, ये सारे तम के पर्यायवाची होंगे। अंधेरे का विलोम होगा प्रकाशः, प्रकाश। तो 68वें का सही उत्तर हो गया डी, प्रकाशः। 69वां सवाल है साथियों, कालः शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जो कालः शब्द का पर्यायवाची नहीं है काल का, वो है घसः, ऑप्शन नंबर डी। घसः साथियों ये चारे से संबंधित है, या ठीक है। और जो बाकी सब हैं समय, दिष्टः, अनेहा, ये सब काल से संबंधित हैं। जो घसः है सिर्फ यही चारे से संबंधित है, इसलिए ये काल का पर्यायवाची नहीं होगा। बढ़ते साथियों 70वें सवाल की तरफ। 70वां सवाल आपसे पूछ रहा है सह कुतः आगतः, इस वाक्य में अव्यय है। सह कुतः आगतः, तो साथियों इस वाक्य में अव्यय जो है वो है कुतः। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अव्यय वो होता है जो लिंग कारक वचन के आधार पर बदलते नहीं हैं, उनके में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही होंगे अव्यय। तो सह कुतः आगतः में सह जो है वो सर्वनाम है और कुतः जो है आपका वो अव्यय है, आगतः आपकी क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों 71वें सवाल की तरफ। 71वां सवाल आपसे कह रहा है कि सर्वपुल्लिंग को चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा सर्वपुल्लिंग का? तो साथियों ये हो जाएगा सर्वस्मय। 71वें का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वस्मय। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 72वां सवाल आपसे कह रहा है कि 19 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो साथियों 19 को हम संस्कृत में कहते हैं ऊनविंशति, बिल्कुल सही। एकोनविंशति ये भी सही है, नवदस ये भी सही है। तो 72वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 73वां सवाल आपसे कह रहा है सह अध्ययनात् पराजयते, इस वाक्य में उपसर्ग शब्द क्या है? तो साथियों पराजयते, इसी में आपका उपसर्ग है। पराजयते का संधि विच्छेद करेंगे तो परहधन जयत, पराहधन जयते, तो आपका जो उपसर्ग हो गया वो हो गया सी नंबर पे, परा। 73वें का सही उत्तर सी, परा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 74वां सवाल है आपका रमा कुतः गच्छति का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? रमा कहाँ जाती है, इसका वाच्य परिवर्तन हमको करना है। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य में है, तो जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रमा बदल जाएगी रमया में। कुतः आपका अव्यय था, आपसे अभी मैंने
70वें सवाल में भी इस बारे में बात की थी। कुतः आपका अव्यय है और अव्यय का कुछ परिवर्तन होता नहीं है, तो कुतः कुतः से ही कुतः कुतः ही रहेगा। और गच्छति जो है आपका, जब ये इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो हो जाएगा गम्यते। तो जब हम रमा कुतः गच्छति का वाच्य परिवर्तन करके इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये बन जाएगा रमया कुतः गम्यते। तो 74वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, रमया कुतः गम्यते। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 75वां सवाल आपसे पूछ रहा है, सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति, इस वाक्य को भूतकाल में लिखिए। तो संस्कृत भाषा में साथियों जब हम सामान्य भूतकाल में लिखना होता है तो हम वहाँ पे लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया धातु के आगे, जो क्रिया की धातु है उसके आगे अ उपसर्ग लग जाता है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो पठति है, धातु उसकी है पठ, उसके आगे हम अ उपसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा अपठ। और क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन परस्मै पद है। यहाँ पे जो आपकी क्रिया है पठति, ये एक वचन उत्तम पुरुष और परस्मै पद है। तो यहाँ पे लंग लकार में परस्मै पद, तब हमें जो पता है कि लंग लकार में परस्मै पद आपका त पे खत्म होगा, तो जो आपका अपठ था वो हो जाएगा अपठत। अब आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है सिर्फ यहीं पे अपठत है, बाकी कहीं अपठत है नहीं। तो 75वें का सही उत्तर हो जाएगा सह पुस्तकम अपठत, अपठत, डी ऑप्शन। तो 75वें का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सह पुस्तकम अपठत। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 76वां सवाल है, एक बालिका मन में ही पुस्तक पढ़ रही है जिसे मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन में क्या नहीं आता है? आदर्श मौन वाचन, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। तो साथियों आदर्श वाचन जो होगा आपका वो मौन वाचन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आदर्श मौन वाचन में शिक्षक बोलेगा, बच्चे शांति से उसको सुनेंगे, उनके हाव भाव की बारीकियों को अपने मन में पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो 76वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, आदर्श मौन वाचन में नहीं आता है। 77वां सवाल है साथियों कि विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या होगा? भाषा। हम अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? जब हमें भाषा आती होगी। हम हिंदी में बोलें, सोचें जाके स्पेन में हम बता दें अपने विचारों को, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्पेन की भाषा की जानकारी नहीं है। तो 77वें का सही उत्तर है डी, भाषा। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 78वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि हम दोनों पढ़ते हैं, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, इसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो साथियों इसका जो सही अनुवाद होगा संस्कृत में वो हो जाएगा आवाम पठावह, आवाम पठावह। तो 78वें का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आवाम पठावह। हम दोनों जो अस्मत् शब्द है इसके लिए प्रथमा द्विवचन लगेगा आवाम, और पढ़ते हैं ये पढ़ धातु है, उत्तम पुरुष द्विवचन इसका हो जाएगा पठावह। तो जब हम इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे आवाम पठावह। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो साथियों इसको मैं समझा दूं कि अनुक्त, जब संस्कृत में हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वहाँ कर्म को दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है उक्त कर्म, दूसरा होता है अनुक्त कर्म। उक्त कर्म यानी कि कर्मवाच्य में होता है, जिसमें क्रिया द्वारा कर्म को सीधे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्रिया बताती है कि कर्म के बारे में। तो यहाँ पे कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, जबकि अनुक्त कर्म में कर्ता सीधे सीधे व्यक्त कर रहा है कर्म को, जिसमें कर्ता बताएगा कर्म के बारे में। तो वहाँ पे साथियों आपका चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो 79वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपका 80वें नंबर पे है, वीर पुरुषः पद में समास क्या है? तो साथियों हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों में हम कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे साथियों जब हम वीर पुरुष का समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा वीरः च असौ पुरुषः। वीर है जो पुरुष, तो जैसे ही है जो आया यानी कि संबंध बता रहा है, वो कर्मधारय समास हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 80 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्मधारय। वीर जो है आपका वो पुरुष का विशेषण है। ठीक है, जब एक पद दूसरे पद का विशेषण हो और वहाँ पे संबंध है जो से स्थापित हो रहा हो तो कर्मधारय समास होगा। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, आप इसको
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 81वां जो सवाल है, मैं आपको बीच में बता भी दूंगा कि किस लाइन में है, तो हो सकता है आपको इससे आसानी हो जाए। 81वां सवाल जो है, कह निजम शरीरम देवाय समर्पितवान, किसने अपने शरीर को देवताओं को समर्पित कर दिया था। तो जब आप आखिरी लाइन पढ़ेंगे, महर्षि दधीचि निजम वपुः अपि देवाय समर्पितवान, महर्षि दधीच ने अपने शरीर को देवताओं को दे दिया था वज्र बनाने के लिए। तो 81वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि दधीचि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 82वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नद्यः परोपकाराय का ददाति, नदी परोपकार के लिए क्या देती है। तो साथियों जब हम इसमें आपकी 5वीं लाइन पढ़ेंगे इस पैराग्राफ की, इस गद्यांश की, तो उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये पढ़िए, नद्यः जलानि ददाति, नदी जल देती है। तो परोपकार के लिए नदी क्या करती है, परोपकार के लिए नदी जलानि, जल को देती है। 82वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, जलानि। 83वां सवाल है, अस्य गद्यांशस्य उचित शीर्षकम चिनुत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो आपने जब गद्यांश पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा सारी बातें जो इस गद्यांश में हो रही हैं वो परोपकार के बारे में हो रही हैं, तो इसलिए उचित शीर्षक हो जाएगा आपका परोपकारः। 83वें का सही उत्तर होगा डी, परोपकारः। अब 84वां सवाल है साथियों आपका, बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा बालिकया। 84वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, बालिकया। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 85वां सवाल है, शरीर के जिस अंग में विकार हो, शरीर के जिस अंग में विकार हो उसे बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो साथियों आप संस्कृत भाषा में एक सूत्र होता है येनांग विकारः, तो जिसमें शरीर के जिस अंग में विकार हो उसे बताने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं येनांग विकारः। तो इसके हिसाब से जब भी हम विकार के बारे में चर्चा करेंगे शरीर के, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति लगेगी। 85वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय विभक्ति। 86वां सवाल है, कृष्ण अश्वः क्षेत्रे धावति, इस शब्द में, इस वाक्य में विशेषण पद है। तो कृष्ण अश्वः क्षेत्रे धावति, यहाँ पे कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण रंग बता रहा है कि सांवले रंग का घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो 86वें में विशेषण पद आपका हो जाएगा बी, कृष्ण। तो 86वें का सही उत्तर हो गया आपका बी, कृष्ण। अगला प्रश्न साथियों 87वां, तल्लीनः पद में किस सूत्र से संधि का कार्य हुआ है। तो साथियों तल्लीनः पद में तोरली सूत्र से कार्य हुआ है संधि का। तोरली सूत्र आपका ये कहता है कि यदि त वर्ग के वर्ण के बाद, अगर त वर्ग के वर्ण के बाद ल वर्ण आता है तो त वर्ग भी ल में बदल जाता है। जैसे तल्लीन को जब आप तल्लीना का संधि विच्छेद करेंगे तो तद धनलीना हो जाएगा। द आपका त वर्ण का वर्ग है और द के बाद आ रहा है ल, तो जब इन दोनों की संधि हुई तो द भी आपका बदल गया ल में, तो तदलीन आपका हो गया तल्लीन में। ठीक है, तो 87वें का सही उत्तर हो गया सी, तोरली। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बाणभट्ट की रचना कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए इसमें, बाणभट्ट की रचना कौन सी नहीं है। तो साथियों बाणभट्ट की रचना जो है वो किरातार्जुनीयम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, किरातार्जुन नियम, ये साथियों ये भारवी की रचना है, बाकी सारी रचनाएं बाणभट्ट की हैं। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 89वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ के कठिन अंशों को श्यामपट्ट पर लिखकर समझाती है। श्यामपट्ट किस प्रकार की सामग्री है। तो साथियों श्यामपट्ट दृश्य सामग्री है जो हम देखते हैं। ये सवाल तो आप बस पढ़ के ही लगा ले जाएंगे। तो 89वें का सही उत्तर हुआ बी। अब 90वां सवाल संस्कृत पार्ट का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है कि दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो दा धातु का जब प्रथम पुरुष का रूप आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा ददाति, दत्तः, ददति। तो बहुवचन क्या हो जाएगा आपका 90, बहुवचन आपका दा धातु का हो जाएगा ददति। 90 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए ये तो आपके संस्कृत का भी पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं साथियों हम अपने आखिरी पार्ट की तरफ जो है सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन या अन्य विषय। इसमें साथियों आपके 60 सवाल होंगे। शुरू करते हैं। 91वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा काल में मुहरें क्यों प्रयोग की जाती थी। तो साथियों हड़प्पा काल में जो मुहरें प्रयोग होती थी वो मुहरें व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती थी। सामान को पहचान के लिए, उसकी गुणवत्ता के निर्धारण के लिए। सामान जब एक जगह से जब व्यापार होता था दूसरी जगह जाता था, दूर
इलाकों में जाता था तो वहाँ पे पहचान के लिए हम मुहर का प्रयोग करते थे, हम मतलब हड़प्पा काल वाले लोग। तो 91वां का सही उत्तर हो जाएगा सी, व्यापारियों और सौदागरों द्वारा अपनी वस्तुएं मुद्रांकित करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 92वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि वैदिक युग में ग्राम समूहों का क्या नाम था। जैसे अभी ग्राम समूहों का नाम ग्राम पंचायत होता है, तो वैदिक युग में इसको हम बोलते थे विश, ग्राम समूहों को कहा जाता था विश। और जो जैसे अभी ग्राम ग्राम पंचायत के मुखिया को ग्राम प्रधान बोलते हैं, उस समय जो मुखिया होता था वो विशपति कहलाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 93वां सवाल आपसे पूछ रहा है अंग किस धर्म का पवित्र साहित्य है। तो साथियों जो अंग है वो जैन धर्म का पवित्र साहित्य है। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ए, इसको आगम साहित्य के रूप में भी हम जानते हैं। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 94वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अजंता चित्रकारी में किस महाकाव्य के दृश्य चित्रित हैं। तो अजंता जो है आपकी वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, वहाँ पे जातक महाकाव्य के दृश्य चित्रित हैं। जातक जो है साथियों वो गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित एक महाकाव्य है। बढ़ते साथियों 95वां सवाल, बहुत आसान सवाल है। मेघदूत के रचयिता कौन है। तो साथियों मेघदूत के रचयिता महाकवि कालिदास। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 96वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि नादिर शाह किस देश का था। तो साथियों नादिर शाह जो था वो ईरान से आया था। ये 10वीं शताब्दी में भारत पर इसने आक्रमण किया था। यही था जो कोहिनूर चुरा के लेके गया था। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 97वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अष्टदिग्गज प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में थे। तो साथियों अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे, तेनालीराम भीनी के दरबार में थे। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 98वां सवाल आपसे पूछ रहा है तुगलक राजवंश में किस सुल्तान ने चांदी के बदले तांबे के सिक्के जारी किए। ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम एक आदमी कर सकता था, मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी के सिक्के की कमी हो गई तो भाई साहब ने तांबे के सिक्के जारी कर दिए। लोग अपने घर में तांबे का सिक्का बनाना शुरू कर दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 99वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि शेर शाह किस लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों शेर शाह जो थे वो अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे। ख़ास तौर पर जो प्रशासनिक सुधार में उन्होंने मजबूत किया था वो राजस्व प्रणाली थी और सड़क निर्माण, जीटी रोड, ऐतिहासिक रोड है वो। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। 100वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो साथियों भक्ति आंदोलन से संबंधित दयानंद सरस्वती नहीं थे। इनका ये साथियों 18वीं शताब्दी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अरे 19वीं शताब्दी में ये समाज सुधारक थे, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। आपको मैच द फॉलोइंग खेलना है इसमें। एक तरफ आपके समाज दिए हैं, दूसरी तरफ बताना है कि किसने उस समाज की स्थापना की थी। तो साथियों जो आपका आर्य समाज है उसकी स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ए का जो हो आपका मिलेगा वो 3 से मिल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों राजा राम मोहन राय ने की थी, बी आपका मिलेगा 1 से। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी एमजी रनाडे ने की थी, तो सी मिल जाएगा 4 से। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आपको सिर्फ इसमें से एक, अगर ए वाला आपको पता ही होगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती से, बाकी सब आप भले भूल जाएं, ये नहीं भूले होंगे। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ए को 3 से सिर्फ बी में मिलाया है, बाकी किसी में मिलाया ही नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 101 का बी, ए का 3, बी 1, सी 4, डी 2। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 102वां सवाल आपका 1857 की क्रांति से है। सिपाही विद्रोह भड़कने का निकटतम कारण क्या था। तो सबसे जो निकटतम कारण था, कारण कई थे लेकिन जिससे वो चिंगारी फूटी थी वो थी कि गाय की चर्बी चढ़े कारतूस मंगल पांडे को मुंह से चबाने को कहा गया, तो भाई साहब ने गोली मार दी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 103 नंबर का सवाल है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो उद्देश्य होता है आदर्शवादिता वाला, वही उद्देश्य इनका भी था। विधान परिषद हेतु निर्वाचित होकर संविधान सभा को अंदर से भंग करना। 103 का सी। साथियों स्वराज पार्टी के बारे में बता दूं कि ये मोतीलाल नेहरू, पंडित जी चाचा नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को की थी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 104 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि इसमें आपके 4 ऑप्शन में जो गलत है वो बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, सही है। लाल बाल पाल
ये भी आपका सही है। कांग्रेस के चरमपंथी दल के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, ये साथियों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। दांडी मार्च आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को, इसलिए 104 का सी ऑप्शन गलत है। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 105वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस जनरल ने द्वैध शासन प्रणाली का शुरू किया था? डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम किसने शुरू किया था? तो साथियों डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ये 1765 से 1772 तक, ईयर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 1765 से 1772 तक बंगाल में इन्होंने डुअल गवर्नमेंट चालू की थी, जिसमें बंगाल को इन्होंने दीवानी और निजाबत में बांटा हुआ था। 106वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो ये लूज ट्रांसलेशन है, सही इसका सवाल ये होना चाहिए कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हो सकती है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट डाली जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 107वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो साथियों ये ग्रहण किया गया था आयरलैंड से। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आयरलैंड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 108वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो साथियों भारत में आपको राजनीतिक सत्ता कहाँ से मिलेगी? जब आपको जनता चुनेगी, इसलिए राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी जनता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 109वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से भारत का स्थानीय निवासी किन्हें माना जाएगा? उन्हें जिनका भारत में स्थायी मकान हो माना जाएगा, भारत के किसी अंचल में जन्मा हो, किसी जगह पे जन्मा हो उन्हें भी माना जाएगा, जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हो उन्हें भी माना जाएगा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सभी। डी ऑप्शन क्या होगा? 109 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इन सभी को भारत का स्थानीय निवासी माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? साथियों सारंग देव जो थे इन्होंने संगीत रत्नाकर को रचा था। ये भारतीय संगीत का एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे सारंग देव ने रचना की थी। 13वीं शताब्दी में इसको उन्होंने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है भारतीय संगीत का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 111वें नंबर का सवाल है, आमद शब्द संबंधित है। आमद का अर्थ साथियों होता है, ये फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है आगमन। तो आगमन आपका संबंधित होता है नृत्य से, डांस से। जब कथक या किसी और आर्ट फॉर्म में जब आप स्टेज पर आते हैं तो उसको बोलते हैं आगमन। मंच पर जब आप प्रवेश करते हैं वो आगमन होता है। तो इसलिए 111 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112वां सवाल आपका फिर नागरिकता से है। भारतीय नागरिकता इनमें से किस श्रेणी के लोगों को मिलेगी? उन्हें जो भारत के आदि निवासी हैं मिलेगी, विदेश में जो बसे भारतीय हैं उनको भी मिलेगी, एनआरआई बोलते हैं उनको, शरणार्थी जो पाकिस्तान से भारत आ बसे हों, अभी तो सारा मुद्दा ही इसी का था, सीए चल रहा था। चलिए तो इसमें इन सबको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो 112वें का सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल 113 नंबर पे, संघात्मक प्रणाली के संविधान से ली गई थी। तो साथियों जो संघात्मक प्रणाली थी वो हमने कनाडा से ली थी। 113 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा। चलिए 114वां सवाल है, भारत के संविधान में है, भारत के संविधान में कमज़ोर केंद्र है, सर्वव्यापी केंद्र है, मजबूत केंद्र है, एक ऐसा केंद्र जो आमतौर पर तो सामान्य है लेकिन आपात स्थिति में बहुत सशक्त होता है। तो साथियों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ हिस्सों पर केंद्र रूल बनाएगा, कुछ हिस्सों पर सिर्फ राज्य रूल बनाएगा, समवर्ती सूची ऐसी है जिस पे दोनों बना सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, केंद्र जो है नॉर्मली तो वो सामान्य है कि राज्यों को अपने हिसाब से काम करने का, अपने हिसाब से प्रशासन चलाने का अधिकार तो है, लेकिन जब आपात स्थिति होती है तो जो आपका आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, 356 और 360 ये केंद्र को मतलब बहुत अधिक सशक्त बना देता है। इसलिए 104 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एक ऐसा केंद्र जो आमतौर पर तो सामान्य लेकिन आपात स्थिति में बहुत सशक्त है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 115वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि सरकार द्वारा 1953 में गठित किया गया, उसकी अध्यक्षता की थी, उसकी अध्यक्षता साथियों की थी फजल अली ने। के एम पणिकर, एच जे कुंजरू, पंडित नेहरू, के एम पणिकर, ये सब इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 116वां प्रश्न, ये फिर नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा नागरिकता किसको किसको दी गई थी। जब संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन से किसको किसको भारत का नागरिक माना गया था। तो साथियों इसमें भी जो सारे ऑप्शन हैं वो सभी सही हैं। जो नागरिकता मिली थी जो केवल भारतीय भूभाग में जन्मे हुए व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया था, या ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय भूभाग में जन्मे हों, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से सामान्य रूप से भारत के किसी भूभाग में रह रहे हों, यानी कि जो 26 जनवरी 1945 के पहले से रह रहे होंगे उनको भी नागरिकता दी गई थी। इसलिए 116वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों श्रेणी के लोगों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 117वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय प्रणाली को अपनाया। क्यों संघीय प्रणाली को उन्होंने अपनाया था? तो साथियों ये भारतीय शासन की सर्वमान्य प्रणाली थी? नहीं, वो तो संविधान निर्माण के बाद भारतीय शासन की अवधारणा आई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित था? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनमानस के अनुकूल थी। हाँ, ये मतलब हो सकता है ऐसा कि ये ऑप्शन अगर सही हो सकता है कि हाँ जनमानस के अनुकूल रहेगा तभी तो उन लोगों ने किया होगा, बट जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। संघीय प्रणाली में सभी धर्मों, जातियों एवं वर्गों को बराबर का अधिकार, सम्मान एवं अवसर प्राप्त होता है। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 118वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि पछुआ वे अपरिवर्तनीय हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से व दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से बहती हैं। पूछ रहा है आपसे कि ये किस ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से किस ओर जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से किस ओर जाती हैं। तो साथियों ये ध्रुवों की ओर बहती हैं। पछुआ हवाएं आपकी ध्रुवों की ओर बहती हैं। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 119वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि समुद्र जल के खारे होने का एक लाभ यह है कि वह जमता नहीं है, लोगों को नमक उपलब्ध कराता है, उसका घनत्व ऊंचा होता है। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि वो जमता नहीं है। खारा होने के कारण जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो शुद्ध जल से काफ़ी कम होता है, इसलिए वो जमता नहीं है। और हमारे जो सारे काम वहाँ पे जो समुद्री यातायात होता है, बाकी फिशिंग का काम हो गया, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से होती हैं। जम जाता तो ये सब काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए 119वें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, जमता नहीं है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 120वां सवाल रटा रटाया सवाल है आपका। सबसे छोटा दिन साथियों होता है 22 दिसंबर, आप सबको पता होगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 121वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब गर्म नम वायु ठंडी वायु से संपर्क करती है तो जल वाष्प कण वायु में तैरते कणों पर मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं। जब गर्म नम वायु ठंडी वायु से संपर्क करती है तो जल के वाष्प कण वायु में तैरते कणों पर मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं साथियों। इसे कहते हैं कोहरा। जब गर्म हवा नम और ठंडी हवा से मिलती है तो जल वाष्प संघनित हो जाते हैं और वायु में तैरते कणों पर वो निलंबित हो जाते हैं, जिससे बन जाता है आपका कोहरा। चलिए तो 121वें का सही उत्तर है ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 122वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न गैसें गर्म जल की धारा के रूप में ऊपर भेजती हैं। तो साथियों देखिए इसमें आपको जो बी ऑप्शन है वो बी और सी सेम ऑप्शन आपको मिला हुआ है। तो इसमें आप सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि इसमें चश्मे दिया हुआ है। चश्मे यानी कि गर्म जल के स्रोत, चश्मे, इसे हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग में क्या होता है कि जो अंदर गैसें हैं वो गर्म जलधारा के रूप में ऊपर आती हैं। 122वें का ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसमें ये चश्मे दिया हुआ है। गर्म जल के स्रोत, चश्मे यानी कि हॉट स्प्रिंग। तो 122वें का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। कर्क वृत्त व मकर वृत्त में स्थित स्थानों पर आपको बताना है 123वें सवाल में कि कर्क वृत्त और मकर वृत्त में जो स्थान है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती कम होती ये बताना है। तो साथियों जो एक कर्क वृत्त और मकर वृत्त जो स्थान होंगे ये आपके हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ पे हवा जो है वो नीचे की ओर जाती है और बादल नहीं बनने देती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ती है
और उससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, सूर्य की किरण लगभग सीधी पड़ती है, तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा तो हवा नीचे बैठेगी, हवा नीचे बैठती है तो बादल नहीं बनने देती है, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है। लेकिन साथियों वहीं कुछ जो आपके ट्रॉपिकल एरिया में जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा पट्टी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन ITCZ जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में जनरली नहीं पाए जाते हैं, कम इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी मिल जाएंगे, लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है आपकी ट्रॉपिकल जोन में उष्णकटिबंधीय इलाकों में, वहाँ पे सामान्य स्थिति यही है कि सूर्य की किरण सीधी पड़ने के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर की वजह से हवा नीचे जाती है तो बादल नहीं बन पाते हैं, इस कारण से बारिश कम होती है। जो सामान्य स्थिति है वो यही है कि बारिश कम होती है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी और लगातार बारिश भी होती है। इसलिए 123वें का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम वर्षा होती है। आप सामान्य स्थिति को ही लगाएंगे, विशिष्ट परिस्थितियां ITCZ जैसी परिस्थितियों के ऊपर आप उसको सही उत्तर नहीं मानेंगे। चलिए, तो अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 124वां प्रश्न आपसे तिथि रेखा के बारे में पूछ रहा है कि तिथि रेखा कौन सी रेखा होती है, किस डिग्री मध्याह्न पर खींची जाती है। तो साथियों तिथि रेखा आपकी 180 डिग्री मध्याह्न पर खींची जाती है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे, इससे तिथि निर्धारित होती है। तो 124वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 180। चलिए, अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र होता है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। आइलैंड, समुद्र के बीच में जब कोई चट्टान ऊपर आ जाती है वो आइलैंड बन जाती है। पूर्वा साथियों गाँव में होता है, गांव के किसी एक भाग को पूर्वा कह देते हैं अक्सर। घाटी साथियों वो जब नदी पहाड़ों को काट के जाती है तो वहाँ पे घाटी बना देती है। जो बेसिन, रिवर बेसिन को हम कहते हैं, जो जहाँ पे नदी पानी के मैदानी इलाकों में जहाँ के नदी के पानी सिंचाई के काम आ जाता है, जनरली ऐसा हम लूज सेंटेंस में बता रहा हूँ। तो 125वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेसिन, ए, रिवर बेसिन हम सब ने बहुत सुना है। चलिए, अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शाम का तारा किसको कहते हैं, शाम का तारा हम कहते हैं साथियों शुक्र ग्रह को। चलिए, अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 126 का करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, पिरामिड के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो पिरामिड हम सबको पता है, मिस्र में पिरामिड होते हैं। तो 127वें का सही उत्तर है डी, मिस्र। चलिए, अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है आपका वो सही नहीं है। तो जब आप डी ऑप्शन देखेंगे, पेट्रोलियम साथियों झारखंड में नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, इनके तटीय इलाकों पर पाया जाता है। तो 128वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, पेट्रोलियम और झारखंड का युग्म जो है वो गलत है। चलिए, बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 129वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसकी अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया के साथ संबंधित है, यह कथन किसका है। तो साथियों ये कथन है जॉन वी मिकाइलिस का। 129वें का ए, जॉन वी मिकाइलिस। चलिए, अब बढ़ते साथियों 130वें नंबर पर। 130वां सवाल आपसे कह रहा है कि शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण का आधार है। साथियों शिक्षण बिंदु के जो निर्धारण का आधार होगा वो आपका उद्देश्य होगा, आप किस उद्देश्य से पढ़ाने जा रहे हैं। अधिगम तो मतलब आपके पढ़ाने का ही उद्देश्य होगा अधिगम, वो शिक्षण बिंदु का आधार नहीं होगा। वो पूरी की पूरी शिक्षा ही अधिगम पर निर्धारित है कि आप बच्चा क्या सीखेगा, तो बी नहीं होगा। विचार आपके अपने होंगे, ये सब्जेक्टिव होगा, ये आप शिक्षण बिंदु में नहीं डाल सकते कि बच्चे कौन क्या विचार लाएंगे, हम क्या विचार लाएंगे। मूल्यांकन शिक्षण के बाद होगा। जो उद्देश्य होगा कि आप किस उद्देश्य से पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करेगा कि आप किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ आप कैसा कैसा पढ़ाएंगे। तो 130वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इस क्वेश्चन को बिना किसी थ्योरी की सहायता के भी कर सकते हैं। 130वें का सही उत्तर हो जाएगा सी। 131वां सवाल भी आपका शिक्षण से ही संबंधित है कि शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक पक्ष में दूसरा कौन सा आता है। भावात्मक पक्ष में दूसरा क्या आता है। तो साथियों जो आपका शिक्षण उद्देश्य का जो भावात्मक पक्ष होगा उसके दूसरे पे आपकी आएगी अनुक्रिया, यानी कि जो बच्चे आप शिक्षण के बाद जो रिएक्शन देंगे, जो उनके आप रिएक्शन देंगे कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको उनके कभी हाव भाव से ही पता चल जाता है कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है।
या बच्चे की जब आप समझ में आ जाता है तो एकदम चहक उठता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं कि हाँ हमको आ गया सर, जल्दी से पूछें, हम कुछ बता दें। तो जो भावात्मक पक्ष में दूसरा आएगा वो आएगा आपका अनुक्रिया। 131वें का जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला 132वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन। तो साथियों कोरिलेशन तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, जब किसी दो वेरिएबल के बीच में दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। ये पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे जब गर्मी बढ़ेगी तो कोल्ड ड्रिंक की बिक्री भी बढ़ जाएगी, तो कोल्ड ड्रिंक और गर्मी में पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। दूसरा होता है आपका निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन जब एक बढ़े तो दूसरा घटे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे दारू, दारू पिएंगे तो जीवन प्रत्याशा आपकी कम हो जाएगी, तो एक बढ़ा दूसरा घटा, यहाँ पे हो गया निगेटिव कोरिलेशन। तीसरा कोरिलेशन आपका होता है जीरो कोरिलेशन। इसके लिए एग्जांपल आप जैसे रोज़गार बढ़ रहा है तो रोज़गार के बढ़ने घटने से गर्मी के बढ़ने घटने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रोज़गार और गर्मी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, जीरो कोरिलेशन होगा, कोई सहसंबंध नहीं होगा। तो 132वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 133वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस शिक्षाविद ने अपने सहायक सामग्री वाले शंकु को 11 भागों में बांटा था। तो साथियों शंकु का संबंध है एडगर डेल से। जो एडगर डेल थे, इन्होंने एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया था, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस के डिफरेंट स्टेजेस को उस कोन में उन्होंने दर्शाया था। तो 11 के 11 जो स्टेजेस थे उनके, उन्होंने एक कोन के रूप में उसको लोगों के सामने रखा था। तो एडगर डेल यानी कि शंकु यानी कि कोन, ऐसे याद कर लीजिएगा। 133वें का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडगर डेल। चलिए तो अब साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 134 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योजना विधि का पद नहीं है। तो साथियों सामाजिक अध्ययन शिक्षण योजना विधि का पद नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं होगा, वो है रिसर्च। रिसर्च सिर्फ सामाजिक अध्ययन का नहीं, कभी भी रिसर्च जो है वो शिक्षण योजना विधि का, शिक्षण की योजना विधि का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि योजना विधि में आप शिक्षण योजना जब बनाएंगे तो योजना को बनाने से पहले ही आप अनुसंधान कर लेंगे, ठीक है। जब अनुसंधान करेंगे तब आप उसकी योजना बना पाएंगे। तो योजना बनाने का प्री स्टेज है अनुसंधान यानी कि रिसर्च। इसलिए 134वें का सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न साथियों 135 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रणेता हैं। तो साथियों अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये दिया था BF स्किनर ने। तो 135वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BF स्किनर। चलिए अब 136वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार में कुल कितने विषय होते हैं। तो साथियों नोबेल पुरस्कार में कुल 6 विषय होते हैं। नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। साथियों ये भी याद रख लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो देना शुरू हुआ था वो सन 1901 से दिया जाना शुरू किया गया था इसको। चलिए तो अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 137वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था वो कौन थे। तो साथियों सबसे पहले तीन लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, राजगोपालाचारी जी को दिया गया था और CV रमन को दिया गया था 1954 में। लेकिन सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले किसको मिला था, वो मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए साथियों तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 138वें नंबर के सवाल पर आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। साथियों पोलो खेल का उद्गम हुआ था मणिपुर में। 138 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। 139वां सवाल है किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि बास्केटबॉल में ही होता है सिर्फ फ्री थ्रो। जब वो किसी पेनाल्टी पे जो उसका बड़ा वाला सर्किल होता है वहाँ से खड़े होकर आपको बॉल हिट करने का मौका मिल जाता है, वो होता है फ्री थ्रो। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने खेला है उसके हिसाब से यही होता है। बाकी हमारे दोस्त यार गलत रूल बताएं तो हम नहीं जानते, बट फ्री थ्रो बास्केटबॉल में ही होता है। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला सवाल भी आपका खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। साथियों सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है।
तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 141 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो पौष्टिक भोजन दिया जाता है वो होता है हौसला पोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत इनको बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें दलिया, घी, तेल, इन ये सारी चीज़ें, दवाओं के साथ ये सारी चीज़ें गर्भवती महिलाओं के बच्चों को दी जाती हैं। चलिए, तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 142 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने किस स्थान की वनस्पति का अध्ययन कर 8000 वर्ष पुराने जलवायु तथ्यों का पता लगाया था। तो साथियों कई जगह से पता लगाए थे। आपका केदारनाथ से भी पता चला था, आपका असम मेघालय से भी जानकारी मिली थी हमको, हमको राजस्थान से भी मिली थी। लेकिन जो सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो सबसे पहले हमको मिला था केदारनाथ से। जब साथियों 2013 में वो बादल फटा था केदारनाथ में, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बाद अवशेषों में जो वनस्पतियाँ पाई गई उनका अध्ययन हमारे वैज्ञानिकों ने किया और 8000 साल पुरानी वनस्पतियों के बारे में जानकारी उन्होंने पता कर ली। उस समय एल नीनो जैसे तूफानों का क्या इफेक्ट भारत पर पड़ता था, ये तक जानकारी उन्होंने अपने अध्ययन से पता कर ली। तो 142वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ। चलिए, अब साथियों अगला सवाल है 143 नंबर का। ये नृत्य से संबंधित सवाल है। कथकली नृत्य में किस भाव की प्रधानता होती है? साथियों कथकली नृत्य जो होता है उसमें तांडव की प्रधानता होती है। हालाँकि इसमें आपका सौम्य भाव भी आता है, लेकिन जो मेन भाव होता है वो होता है तांडव का। तो 143 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांडव। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, ये भी लोक नृत्य से संबंधित है। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो हम सबने याद किया होगा, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का गठन कब किया गया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का गठन साथियों किया गया था साल 1951 में। चलिए, बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका आपके राष्ट्रगान से संबंधित है। जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो साथियों जन गण मन को पहली बार गाया गया था कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर सन 1911 को। तो आपका 146 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1911, कलकत्ता। चलिए, अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल पर। 147वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है। ये बहुत मतलब पेट सवाल है। लगभग हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो साथियों टाइगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था बाघ परियोजना के लिए, वो 1973 में लागू हुआ था, चालू किया गया था। तो 147वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे 3 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 148वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि जीवमंडल के कितने भाग होते हैं? तो साथियों पृथ्वी पर जो हमारा जीवमंडल है वो 3 भागों से मिलकर बना है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जमीन की चीज़ें। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है चारों तरफ हमारे हवाएं हैं उसके बारे में जब पढ़ा जाता है वो एटमॉस्फेयर हो जाता है। और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। पृथ्वी में 3 ही चीज़ें हैं, जल, जमीन और हवा। तो जीवमंडल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो आपका 149 नंबर का सवाल है, ये आपसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो साथियों उसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। तो 149 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी चंद्रमौली। साथियों आपका आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? साथियों वो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना रेल इंजन है। भाप से चलने वाला फेरी क्वीन। ये 1855 में इंग्लैंड में बना था। ये दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है। आजकल ये हेरिटेज ट्रेन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो 150वें का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फेरी क्वीन। तो इसी के साथ साथियों हमने अपने 150 प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद है आपको इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको पहले से आते होंगे। जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर करने में मैंने आपकी मदद की होगी। जिन भी प्रश्नों का आपको उत्तर में किसी का आंसर देने में या किसी के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रैक्टिस सेट के जो इंग्लिश के 30 प्रश्न हैं वो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहें। उसमें जो भी आपको मदद चाहिए होगी वो मदद करने के लिए हम आपका यूट्यूब चैनल आपके साथ खड़ा है, द मास्टर। इसी के साथ चलते हैं साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।